ओके चलिए बेटा, लास्ट क्लास में कहाँ तक बात कर ली थी? यही तक बात करी थी क्या? ओके चलिए, अब इसके बाद जो हमें बात करनी है, हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, किसका? हमारे सिंचाई जल के निर्धारण के बारे में, है ना? कौन सा? सिंचाई जल की विधियां, की कौन कौन सी विधियां जो है हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट जो बेटा हमें बात करनी है इसके अंदर, वो हमारे पास दो चीजें और बची हुई है। एक तो क्या बचा है? सिंचाई जल की मात्रा, और एक क्या बचा हुआ है? सिंचाई जल की समय, उसका टाइम। तो ये दोनों चीजें जो है वो हमें अभी बात करनी बाकी है। ओके, तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लेंगे वो हमारा क्या है? सिंचाई जल की समय के बारे में, कि हमको किस समय पर इरिगेशन जो है वो करना है। चलिए, सिंचाई जल के अंदर किस टाइम पर हमें इरिगेशन करना होता है, उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, उन मेथड्स के बारे में बात कर लें। उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक जो है इसके अंदर उसको समझ लेते हैं, वो है हमारे सिंचाई जल की हानि, कि हमारे जो सिंचाई जल है उसका नुकसान जो है वो किस तरह से हमारे क्रॉप के अंदर होता है। ओके, उसके लिए सिर्फ एक डायग्राम बनेगा, और डायग्राम के अंदर ही हम सारी चीजें जो है वो वहीं पर समझ लेंगे, ठीक है? चलिए, सबसे पहले बात करें तो हमने यहाँ पर हमारी जो सॉइल है उस सॉइल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है? उसको हमने मेनली एक तो अपर होराइजन और एक लोअर होराइजन, मतलब हमारी जो सतही मृदा और अधो सतही मृदा जो है सरफेस और सब सरफेस में हमने डिवाइड कर दिया। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पर हमने कोई प्लांट लगाया है, ठीक है, तो उस प्लांट के लिए हम बात करेंगे इस तरह से, हमारा जो प्लांट है वो हमने लगा दिया। अगर रूट्स की बात करें तो इसकी रूट्स जो है वो हमने हमारी जो सेकंड लेयर है उस सेकंड लेयर तक हमने ग्रो करी है, वहां तक इसको हमने बताया है। अब इसी के अंदर हमको हमारे सारे जो हानि जो हो रही है करनी है, क्योंकि तो जो भी पानी हमारी मृदा पर आएगा उसके साथ क्या क्या चीजें हो सकती हैं उसके बारे में बात कर ले, है ना? तो सबसे पहला यहाँ पर हमारे पास क्या हो सकता है बेटा, कि जो बारिश की बूंदें हैं, ठीक है, वो क्या करें? मृदा की सतह पर आए। कहां पर आए बेटा? मृदा की सतह पर, सॉइल सरफेस पर आए, और सॉइल सरफेस पर आकर वो क्या करे? सॉइल सरफेस से जस्ट नीचे आ जाए, ठीक है? तो एक बात बताओ, यहाँ पर हमारी जो बारिश की बूंदें हैं वो पहले कहाँ थी? एटमॉस्फेयर में, हमारे जो वातावरण है उसके अंदर थी, फिर वहां से कहां पर आ रही है बेटा? सॉइल के अंदर आ रही है, ठीक है? तो क्या हम इसको सॉइल के अंदर पहली एंट्री कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि अभी पहले कहाँ थी? वातावरण में, अब कहाँ आ गई है? सॉइल के जस्ट अंदर आई है, ठीक है? तो ये हमारे पास यहाँ पर जो बात करनी है वो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है बेटा, वो हमें याद रखना है। इसको हम क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है। इसको इंग्लिश में ही याद रखना, हिंदी में याद मत रखना, ठीक है? क्या कहेंगे इसको? इनफिल्ट्रेशन कहेंगे। ओके, डेफिनेशन सबकी हम एक साथ बाद में लिख देंगे, एक बार पहले समझ लो। हमने क्या कहा इसको? इनफिल्ट्रेशन। फिल्टर करने का मतलब क्या होता है? छानना या साफ करना। साफ करेंगे तो साफ कैसे होगा? किसी चीज से छन्ने के बाद ही तो साफ होगा, ठीक है? तो जैसे आप चाय छानते हैं तो चाय पहले किसमें? पतीली में, फिर आप छलनी रखेंगे, फिर चाय जो है वो छन जाएगी, ठीक है? तो जो भी पार्टिकल्स दूसरे बड़े हैं वो कहाँ पर रह जाते हैं? छलनी में, ठीक है? तो सेम वही चीज यहीं पर तो हो रही है। हमारा जो पानी की जो बूंदें हैं वो पहले कहाँ थी? एनवायरमेंट में, ठीक है? अब वो कहाँ पर आई है बेटा? सॉइल के अंदर। क्या सॉइल के पार्टिकल नीचे आ गए? क्या नहीं आए, केवल कौन आया? वो पानी आया है, ठीक है? तो ये जो पानी फर्स्ट एंट्री जो उसने सॉइल के अंदर करी है उसको हम क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? उसका फिल्टर हो रहा है ना, ठीक है? सिर्फ पानी की बूंद अंदर गई मतलब वो फिल्टर हो गया। तो एनवायरमेंट से सॉइल के अंदर फर्स्ट एंट्री जो होती है, पहला प्रवेश जो है वातावरण से मृदा के अंदर, उसको क्या कहा जाएगा? इनफिल्ट्रेशन कहा जाएगा। कोई डाउट इसके अंदर? और कुछ याद नहीं रखना, एक लाइन के अंदर याद रखना है। क्या इससे कोई नुकसान हो रहा है क्या? तो ये जल की हानि नहीं है।
ठीक है। सेकंड हम बात करें, यहां पर जैसे ही पानी नीचे की तरफ आएगा तो उसके बाद इस पर हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। और अगर हमने सिंचाई की है तो सतह पर पानी भरा हुआ है वो नीचे की तरफ जाएगा, किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमारा जो जल है वो पहली हमारी जो परत थी इसको हमने मान लिया कौन सी है? ए होराइजन। ये कौन सा है? बी होराइजन। ठीक है, तो वो ए होराइजन से मतलब एक परत से कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ दूसरी परत में। ठीक है, तो अब पानी पहले से कहाँ है? सॉइल के अंदर है या नहीं है? सॉइल के अंदर ही है। अब नीचे कहाँ जा रहा है? तो भी सॉइल में जा रहा है, लेकिन एक लेयर से दूसरी लेयर में जा रहा है। तो ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है बेटा, यहाँ पर याद रखेंगे कि जो जल की बूंद है वो क्या करती है? एक लेयर से दूसरी लेयर में जा रही है। इसको हम क्या बोलते हैं? परकोलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? परकोलेशन कहते हैं। इसको भी इंग्लिश में याद रखना, हिंदी में याद नहीं रखे। इसको हिंदी में कोई वर्ड है शायद, एक बार महेश सर से पूछना। जहाँ तक मुझे ध्यान है कोई वर्ड इसके लिए नहीं। अगर क्या कहते हैं इसको? अंतःस्थापन। कोई बात नहीं, अपन को ये जो वर्ड है उसी से याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन भी पूछा हुआ है और उन्होंने कोई हिंदी वर्ड नहीं दिया था, उन्होंने सिंपल लिख दिया परकोलेशन। ठीक है, तो इसलिए हमको ये वर्ड मेन याद रखने, उसी के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। तो यहां पर हमने बात करी, पहली एंट्री तो क्या कहलाई? इनफिल्ट्रेशन। और मृदा के अंदर ही अगर हमारी वाटर है वो एक परत से दूसरी परत में नीचे की तरफ जाएगा तो उसको क्या कहा? परकोलेशन। क्या कहा बेटा? समझ में आ गया? ठीक है, अब तीसरा क्या हो सकता है कि पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है और उस समय पर पानी की बूंद नीचे की तरफ और नीचे चली जाएगी, और नीचे कहां तक पहुंच जाएगी बेटा? जहां पर हमारी जो जड़ क्षेत्र है, हमारा जो रूट जोन है, मतलब जहां तक हमारी जड़ें हैं, ठीक है, उन जड़ों से नीचे चली जाएगी। ठीक है, क्या यहाँ पर इस पानी का उपयोग अब पौधा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये हानि हुई या नहीं हुई? हुई। तो ये जो प्रोसेस हुआ बेटा जिससे हमारा जल जो है वो जड़ क्षेत्र से नीचे चला जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? लीचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसके लिए हमारे पास हिंदी में वर्ड अवेलेबल है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं? निक्षालन कहते हैं। क्या कहते हैं? निक्षालन। ठीक है, तीनों चीजें समझ में आ गई। एनवायरमेंट से सॉइल में प्रथम प्रवेश क्या कहलाया? इनफिल्ट्रेशन। एक परत से दूसरी परत में जाना, परकोलेशन। और अगर जड़ क्षेत्र से नीचे चला गया तो निक्षालन या लीचिंग। खास बात क्या है कि जब ये लीचिंग होती है उस समय पर अकेला सिर्फ और सिर्फ पानी नहीं जाएगा। ठीक है, कौन जाएगा इसके साथ? एक तो जाएंगे इसके साथ लवण, और उसके साथ क्या जाएंगे? पोषक तत्व। क्या जाएंगे? ठीक है, तो जल का लवणों के साथ, या फिर लवण को हम कह सकते हैं जो भी हमारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट हैं, और सॉल्ट्स के साथ क्या है बेटा? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो वाटर जो है वो अपने साथ सारे सॉल्ट और न्यूट्रिएंट्स दोनों को मिलाकर कहाँ चला जाएगा? हमारे रूट जोन से नीचे। उसको हम क्या कहेंगे? लीचिंग या निक्षालन कहेंगे। कोई डाउट रहा इसके अंदर? तीनों समझ में आ गए? ठीक है, अब इसके अलावा और क्या हो सकता है कि जब पानी जो है वो एक लेयर से दूसरी लेयर में आया, उसके बाद वहां पर कहीं पर ऐसी फोर्स थी जिससे वो नीचे की तरफ तो जा रहा है लेकिन वो साइड में भी बहने लग गया। ठीक है, तो हमारी जो जल की बूंद है वो कहाँ गई बेटा? साइड की तरफ जो है वहां पर मूव करने लग गई। ठीक है, ये जो हमारा प्रोसेस है साइड की तरफ जो मूवमेंट का, इसको हम क्या कहते हैं? हमारा फोर्थ, इसको हम कहेंगे सीपेज। क्या कहेंगे बेटा? सीपेज कहेंगे। और सीपेज से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ओके, कि ये सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है। तो इसके लिए बताओ कि हमारी सॉइल में जो फोर्स लग रही है वो ऊपर से नीचे लगेगी तो नीचे जाएगा। ठीक है, अगर फोर्स साइड से लगेगी तो वो साइड में बहेगा। ठीक है, तो आप अपने खेत में जो धूरे बना रहे हैं, जो आपने चैनल बनाया उसमें पानी सीधा बह रहा है, वो क्या साइड में फोर्स नहीं लगा रहा? क्या लगा रहा है। इसकी वजह से धोरों के पास में आप देखते हैं कि वहां पर ज्यादा घास उगती है। देखा है ये चीज तो नॉर्मल। ठीक है,
अगर आप नहर की बात करें तो जो नहरें हैं उनके पास में भी कई जो है वो झाड़ियाँ उग जाती है, बहुत सारी घास उगती है। तो कारण क्या है बेटा कि उसकी फोर्स जो है वो साइड में भी लगती है, उसकी वजह से पानी जो है साइड में मूव करने लगता है। इसी साइड में मूवमेंट करने को क्या कहा जाएगा? सीपेज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? और अगर पूछा जाए सीपेज सबसे ज़्यादा कहाँ होगा तो नहरी क्षेत्रों में होगा। कहाँ पर होगा? नहरी क्षेत्रों में। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करें बेटा इसके अलावा और क्या हो सकता है कि जो पानी की बूंदें जो हैं वो हमारे मृदा की सतह पर गिरी है वो नीचे नहीं जाए और कहाँ रह जाए? सिर्फ ऊपर ही रह जाए। अब इसके साथ दो चीज़ें हो सकती है। पहला तो क्या होगा बेटा कि यहाँ से वाष्पीकरण के रूप में ऊपर चला जाए। कहाँ जाए? वापस से वो वाष्पीकरण उसका हो जाए। तो इसको तो सिंपल हम क्या कहेंगे? फिफ्थ हमारा इवेपोरेशन। क्या कहेंगे बेटा? इवेपोरेशन, या फिर इसको आप कह सकते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, तो वाष्पीकरण इसका हो गया अगर वापस एनवायरनमेंट में चला गया। और अगर माना नीचे नहीं गया, ऊपर भी नहीं गया, ये साइड में बह गया। ठीक है, कहाँ पर? मृदा के ऊपर। तो हम इसको सिक्स्थ हमारा जो नेम है वो देंगे बेटा, अगर ये मृदा सतह पर ही साइड में बहने लग जाएगा तो हम इसको क्या कहते हैं? हमारा रन ऑफ कहते हैं। क्या कहते हैं? रन ऑफ। ठीक है, रन का मतलब क्या है? भागना। तो हमारा पानी सतह पर भागने लगता है, इसको हम क्या कहेंगे बेटा? रन ऑफ कहेंगे। क्या कहेंगे? रन ऑफ। ठीक है, और लास्ट हम बात करें तो हमारा जो पौधा हमने बनाया है उसके ऊपर पत्तियां होगी या नहीं होगी? होगी ना। ठीक है, तो ये जो पत्तियां हैं, अगर पौधा इस जल का उपयोग करता और इन पत्तियों के सहारे ये वापस से वातावरण में चला जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसपिरेशन या फिर वाष्पोत्सर्जन। क्या कहेंगे? वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे टोटल कितने कॉन्सेप्ट है? एक साथ 7 कॉन्सेप्ट हैं जिसके लिए डेफिनेशन से क्वेश्चन बनते हैं। सीधे सीधे आपसे पूछा जाता है पौधों के द्वारा स्टोमेटा या रंध्रों से होने वाली वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाएगी? वाष्पोत्सर्जन। ये जल की हानि है या नहीं है? है क्या? क्यों? क्योंकि ये वापस वातावरण में जा रहा है। इसीलिए हमने कहा हमारी जो हानियां हैं, एक तो कौन सी हो गई? ट्रांसपिरेशन। कौन सी होगी बेटा? ट्रांसपिरेशन। दूसरा हम बात करें अगर वो मृदा की सतह पर है और फिर वहां से पानी उड़ गया, क्या पौधे ने उपयोग करा? क्या नहीं करा, तो ये हमारा क्या हुआ? इवोपरेशन या वाष्पीकरण। ये हानि है या नहीं है? ये भी है। नेक्स्ट हम बात करें अगर सतह पर बह के चला गया तो क्या पौधे ने यूज करा? तो ये भी हमारी क्या हो गई बेटा? हानि हो गई। तो रन ऑफ भी हमारी क्या है? एक नुकसान है, हानि है। ठीक है, तीनों समझ में आ गए। अब बात कर ले इनफिल्ट्रेशन की। तो मृदा के अंदर जा रहा है बेटा, पानी यूज होगा नहीं प्लांट के द्वारा? होगा ना। ठीक है, क्योंकि जड़ों के लिए तो पानी अंदर जाना जरूरी है। तो ये क्या इनफिल्ट्रेशन हानि हुई? क्या नहीं हुई। सेकंड बात करें परकोलेशन, एक लेयर से दूसरी लेयर, क्या ये हानि हुई? नहीं हुई। लेकिन अगर बात करें कि अगर ये जड़ क्षेत्र से नीचे चला गया, लीचिंग हो गई, तो ये हानि है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि पौधा इसका यूज नहीं कर पाएगा। लास्ट बात करें सीपेज बच गया, तो सीपेज हानि है या नहीं है? पौधा तो यहाँ रह गया, पानी उधर चला गया, तो ये हानि हुई या नहीं हुई? हुई। तो इसको भी हम जल की हानि कहेंगे। तो हमारे पास टोटल जो वाटर के लॉसेस वो कितने टाइप के आ गए बेटा? 4 आ गए, 5 आ गए? 5 आ गए। 2 ही तो बच गए, इन्फिल्ट्रेशन और परकोलेशन। बाकी सब जल की हानि होती है। तो हम यहाँ पर टोटल बात करेंगे जल की हानि कितने प्रकार से है? 5 प्रकार से जल की हानि हो सकती है। समझ में आ गया? कोई डाउट इसके अंदर? एक बार इसको लिख लें, फिर डेफिनेशंस इनके लिखें। हाँ, चित्र बना लो। और अगर इसका डायग्राम बनाना है तो डायग्राम भी बना लो। हाँ, मानचित्र भी बना लो। चलो, मानचित्र किसको? मैप को कहते हैं ना। फिर नक्शा किसको कहते हैं? उसी को कहते हैं। हेडिंग सिंचाई जल की हानि। लिखना चाहो लिख लो, बाकी कोई इशू नहीं है उसका।
बना लिया क्या बेटा? जल्दी से बनाओ। ये टॉपिक आज कंप्लीट कर लो, लास्ट में एक जोक सुनाऊंगा। हाँ, उस पर हंसी आई नहीं है उसकी गारंटी मेरी नहीं है। कि सर जोक की जरूरत ही नहीं है, आप यहाँ पे अगर खड़े हो जाते हो तो हमें खुद ही हंसी आने लग जाती है ना। हाथों के तो दांत दिख रहे हैं अभी से ही। अच्छा, ऐसे दिखते रहते हैं। आधे तो परेशान होंगे, अरे सर वापस क्यों आ गए आप? नहीं आते, बढ़िया था, हमारे आराम से चल रहा था सब। हाँ बेटा, अच्छा रोज ही पढ़ाए? हाँ, चलो बना लिया क्या? किसने नहीं बनाया? अभी तो बहुत सारे बच्चे, जल्दी बनाओ बेटा। चलो अब तो बना लिया, जल्दी बनाओ। तुम अभी जवान हो सारे के सारे, जल्दी बनाओ। बुढ़े थोड़ी हो गए अभी से। मैंने कहा क्लास खत्म होगी तब। हाँ, चलो लिख लिया अब तो। ओके, आगे चले। ठीक है, अब हमें बात करनी है बेटा इनके बारे में। हमारी जो सातों चीजें हैं उनको हम एक साथ लिख लें। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? वाष्पीकरण की। किसकी बात करेंगे? वाष्पीकरण क्या होता है। सेकंड हम बात करेंगे वाष्पोत्सर्जन की। ठीक है, थर्ड हम बात करेंगे यहाँ पर इनफिल्ट्रेशन। फोर्थ हम बात करेंगे यहाँ पर परकोलेशन। फिफ्थ हम बात करेंगे लीचिंग। फोर्थ हम बात नेक्स्ट करेंगे इसके अंदर सीपेज। और लास्ट हम बात करेंगे इसके अंदर हमारा रन ऑफ।
ठीक है। लीचिंग को आपने क्या कहा बेटा? निक्षालन कहा, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन को क्या कहा? ट्रांसपीरेशन। वाष्पीकरण को क्या कहा? इवेपोरेशन। ठीक है। चलिए, इवेपोरेशन क्या होता है, कौन बताएगा? वाष्पीकरण या इवेपोरेशन क्या होता है? ओके, मृदा की ऊपरी सतह से मैंने अगर एक प्लेट में पानी रख दिया तो नहीं होगा क्या? ठीक है, तो इसके लिए याद रखना, इवेपोरेशन जो है उसके लिए हम क्या कहते हैं? किसी भी अजीवित सतह से, किससे बेटा? अजीवित सतह से वाष्प के रूप में जल की हानि। ठीक है, दूसरे वर्ड्स के अंदर हम इसको कहें, इंग्लिश में कह दें तो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम नॉन लिविंग सरफेस। ठीक है, किसी भी नॉन लिविंग सरफेस से या अजीवित सतह से क्या होना? पानी का लॉस होना, वाष्प के रूप में चले जाना, क्या कहलाएगा? वाष्पीकरण। ठीक है, अगर हम बात करें मृदा की सतह तो वो भी अजीवित है ना। अगर बात करें किसी प्लेट की तो उससे जो वाष्पीकरण हो रहा है वो भी अजीवित है। ठीक है, तो ये इसकी परफेक्ट डेफिनेशन है। सेकंड हम बात करें वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे बेटा? क्या चीज होती है ये? जो भी हमारे पादप हैं, ठीक है, उन पादपों से रंध्रों द्वारा, किसके द्वारा? रंध्रों द्वारा या स्टोमेटा द्वारा वाष्प के रूप में हानि। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन कहेंगे। इंग्लिश में हम कहें तो क्या कहेंगे? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटा। कहां से होगा बेटा? स्टोमेटा से लॉस होगा इन वाटर वेपर फॉर्म। ठीक है, वाटर वेपर की फॉर्म में अगर लॉस होगा किसी भी प्लांट से स्टोमेटा के द्वारा तो उसको क्या कहेंगे? ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट हम बात करें बेटा इनफिल्ट्रेशन, तो इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या है? फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल सरफेस। ठीक है, हिंदी में इस चीज को हम क्या कहेंगे? जल का मृदा में प्रथम प्रवेश। ठीक है, और ये जो है वो आपका क्वेश्चन जो है ये पूछा हुआ है बेटा, जेट का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मृदा में जल का प्रथम प्रवेश क्या कहलाता है? आंसर क्या गया? इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, उन्होंने हिंदी में सिंपल लिख दिया, ठीक है, उन्होंने कोई अलग से नाम हमें नहीं दिया, इसीलिए हमें इसका इंग्लिश वर्ड जो है वो अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बेटा, अगला कौन सा है? परकोलेशन। ठीक है, इसका क्या मतलब है? मृदा की एक परत से दूसरी परत में जल का गमन। ठीक है, मतलब एक लेयर से कौन सी लेयर में जा रहा है? दूसरी लेयर में। ठीक है, लेकिन कहां पर? नीचे की तरफ जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे? परकोलेशन। इंग्लिश में लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर डाउनवर्ड्स फ्रॉम वन टू अदर लेयर। ठीक है, मतलब ए होराइजन से बी होराइजन में जा रहा है तो उसको हम क्या कह देंगे? परकोलेशन कह देंगे। नेक्स्ट बात करें बेटा लीचिंग की या निक्षालन की, तो इसको हमने क्या कहा? मूवमेंट ऑफ वाटर विद न्यूट्रिएंट्स एंड सॉल्ट्स बिलो द रूट जोन। ओके, हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में क्या कहेंगे? जल का लवण व
पोषक तत्वों के साथ कहां पर जाना बेटा? जड़ क्षेत्र से नीचे जाना। किससे नीचे? जड़ क्षेत्र से नीचे जाना क्या कहलाएगा? लीचिंग या फिर निक्षालन कहलाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट बात करें सीपेज की। तो सीपेज का क्या मतलब है? साइडवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन सॉइल। ठीक है, हिंदी में क्या कह सकते हैं इसको? वैसे इसको किधर की तरफ? क्षितिज की तरफ वैसे कहा जाता है इस चीज को। आप आड़ी दिशा में भी कह सकते हो, वो भी आप सही चीज है, बट ज्यादातर हम इसको क्षितिज की तरफ ही कहते हैं कि क्षितिज की ओर क्या करना? गमन करना, नीचे की ओर गमन नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं जल का क्षितिज की ओर गमन करना। सिंपल सा याद रख लो आप तो इसको साइडवर्ड मूवमेंट। ठीक है, तो साइड्स में मूवमेंट करना क्या कहलाएगा? हमारा सीपेज कहलाएगा। लास्ट बात करें बेटा रन ऑफ। तो रन ऑफ क्या है? ये भी साइडवर्ड मूवमेंट है। ठीक है, इसको भी हम सेम वही लिखेंगे। क्या है ये साइडवर्ड मूवमेंट है, लेकिन याद रखने वाली चीज क्या है बेटा? मृदा के ऊपर होगा, तो ऑन सॉइल सरफेस। ठीक है, तो मृदा का गमन जो है, हमारा जल का गमन जो है, अगर मृदा के नीचे साइड में होगा तो सीपेज और ऊपर होगा तो रन ऑफ। ये दोनों के अंदर हमें याद रखना है, ये कंफ्यूज करने वाली चीज है, तो इसको याद रखेंगे। जल का मृदा सतह पर क्षितिज की ओर गमन करना। ठीक है, या साइड की तरफ गमन करना। ठीक है, अगर सॉइल सरफेस के ऊपर होगा तो रन ऑफ और नीचे हुआ तो सीपेज। ठीक है, चलिए लिख लिया? नहीं लिखा? समझ में तो आ गया अच्छे से? ये कोई डाउट तो नहीं? आपके जो क्वेश्चंस बने वो एज इट इज, इनकी जो डेफिनेशन दे रखी है इसी डेफिनेशन से बने हैं। एक यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है बेटा उसकी बात कर लें तो हमने चावल पढ़ लिया, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में कंप्लीट हो गया वो। वहां पर हमने पडलिंग पढ़ा था। ठीक है, चलिए हमने वहां पर किस चीज को कम किया था? सोच के बताएं, लिखवाया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। किसको कम करा था? कहने को तो हम लीचिंग ही कहेंगे कि उसको हम कम कर रहे, पर लीचिंग को हम कम नहीं कर रहे थे, लीचिंग को रोक दिया गया था। हम जो कम कर रहे थे वो क्या था? परकोलेशन था। ठीक है, ये चीज अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। पडलिंग करने से कौन सी चीज है वो कम होती है? 4 ऑप्शन आपको इसमें से दे दिए जाएंगे। आंसर क्या आएगा बेटा? परकोलेशन। ठीक है, और अगर पूछे कि पडलिंग करने से कौन सी हानि नहीं होती, पडलिंग से कौन सा लॉस नहीं होगा, तब हम क्या करेंगे? लीचिंग करेंगे। ठीक है, तो प्रोसेस कौन सा कम कर रहे हैं हम? परकोलेशन। और हानि कौन सी कम कर रहे हैं? लीचिंग कर रहे हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अगर वहां पर लॉस आ जाएगा तो लीचिंग करना है, और अगर प्रोसेस आ गया तो परकोलेशन करना है। समझ में आ गया? ठीक है, इस चीज को याद रखना अच्छे से, क्वेश्चन जो है हमारे लिए बना हुआ है। हाँ। लिख दिया? चलो लिखा बेटा? ठीक है, नेक्स्ट बात करें इसके अंदर जल की हानि हमने कंप्लीट कर ली। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? हमारी सेकंड जो चीज है किसकी? जल जो है उसका निर्धारण कैसे करेंगे, मतलब कितनी मात्रा हमको चाहिए। ठीक है, तो हम किसकी बात करेंगे बेटा? ओह सॉरी, पहले हम टाइम की बात कर लें। पहले हमने किसकी बात कर ली थी बेटा?
हमारे जो मेथड्स हैं उसकी बात कर ली, विधियों की। अब हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, टाइम की, कि उसके अंदर हम किस तरह से समय का पता लगाएंगे। तो हमारी सिंचाई का जो समय है वो पता लगाने के हमारे पास मेथड्स हैं, ठीक है। सबसे पहले मेथड की बात करें तो इसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि इसके अलग अलग चीज़ें जो है वो उपयोग की जाती है। अगर आप किसान से पूछो, एक फार्मर से, कि आप कैसे पता लगाते हो कि आपकी क्रॉप को पानी की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या कहेंगे कि बावड़ा है क्या, अपने आप मेरी फसल बता देती है, वो मुरझाने लग जाती है, मुझे पता लग जाता है, ठीक है, सिंपल सी बात। लेकिन जब हम एक साइंटिस्ट के रूप में देखें, एक स्टूडेंट के रूप में देखें, तब हमारे पास इतना सिंपल ये कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर कई चीज़ें जो है वो आती हैं। एक तो हमारा जो किसान के रूप में है कि आप प्लांट को देखकर पता लगा दें। इसके बाद दूसरा जो है हमारे पास वो सॉइल को देखकर है, ठीक है, सॉइल में भी तो मॉइस्चर है, ओके, तो सॉइल के देखकर भी हम पता लगा सकते हैं कि वाटर की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ठीक है। और तीसरा, एनवायरनमेंट को देखकर पता लगाया जा सकता है कि वाटर की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, क्योंकि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है हमारे एटमॉस्फेयर में तो इवोपरेशन ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर कम है तो इवोपरेशन कम होगा, ठीक है। तो उसके बेस पर हम हमारे एनवायरनमेंट को देखकर भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये अप्रोच इस तरह से काम करती है बेटा। जब हम सिंचाई के समय की बात करते हैं तो हमारे पास तीन चीज़ें काम करती है। पहला तो है किसके आधार पर बेटा, पौधों के आधार पर। किसके आधार पर, पौधों के आधार पर पता लगाना है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट्स या फिर क्रॉप, कि हमारी क्रॉप को देखकर या प्लांट्स को देखकर पता लगा दें, ठीक है। दूसरा हम कह सकते हैं किसके आधार पर, मृदा के आधार पर। किसके आधार पर, मृदा के आधार पर, ठीक है। तो हम कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल, आपकी सॉइल को देखकर या सॉइल पर आप एक्सपेरिमेंट करके पता लगा सकते हैं। और तीसरा हम कहें किसके आधार पर बेटा, जलवायु के आधार पर। किसके आधार पर, जलवायु के आधार पर। तो हम कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, जिसके अंदर क्या आता है बेटा, IW/CPE रेशो आता है। क्या आता है बेटा, IW/CPE रेशो उसके अंदर आता है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितनी अप्रोच है, तीन अप्रोच। एक तो पौधे के आधार पर, एक सॉइल के आधार पर, और एक एनवायरनमेंट या क्लाइमेट जो है उसके आधार पर हम पता लगा सकते हैं। कोई डाउट रहा इसमें? नहीं। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है वो समझनी है, तो एक बार इसको लिख लें, फिर उसके बाद तीनों जो है वो हम डिस्कस करेंगे। IWCPE यूनिट नहीं बेटा, ये कॉन्सेप्ट है उसके अंदर। मतलब जलवायु के आधार पर आप कैसे पता लगाएंगे, तो उसके अंदर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है IWCPE रेशो या IWCPE अनुपात, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर आएगा। लिख लिया गया? अभी बात करेंगे, तीनों पढ़ने ही है सारे, ठीक है। अभी बात करेंगे, चलो लिखा, लिख लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा। पहला हमारे पास जो है वो किसके आधार पर है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट्स, ठीक है। जो हमारे पौधों के आधार पर हम पता लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो हम क्या करते हैं कि पौधों की स्थिति देखकर पता लगा लेते हैं, ठीक है। अगर हमारे पौधे मुरझाने लगे हैं तो हम क्या करेंगे, सिंचाई जो है वो हमें करनी पड़ेगी। मतलब अब उसके अंदर क्या है, इरिगेशन की रिक्वायरमेंट हो रही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं पौधों की बाहरी स्थिति देखकर, ठीक है, या हम कह सकते हैं आउटर अपीयरेंस ऑफ प्लांट्स,
प्लांट्स को हम बाहर से देखेंगे, पता लग जाएगा कि अगर मुरझाने लगे हैं तो मतलब क्या हो गया है, अब इनके अंदर सिंचाई देने का समय हो गया है। ठीक है, सेकंड जो हमें याद रखना है बेटा, वो हमारे पास क्या है, IR थर्मोमीटर। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, इसको फुल फॉर्म जो है इसको याद रखें, इसको हम क्या कहते हैं, इंफ्रारेड थर्मोमीटर। क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड थर्मोमीटर। ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन जो है वो इंतजार कर रहा था इतने टाइम से। कौन सा क्वेश्चन? कि पौधों की पत्तियों का तापमान किस यंत्र से मापा जाता है? कौन सा है? इंफ्रारेड थर्मोमीटर। तो अब थर्मोमीटर दे रखा है तो इससे तुम वायु दाब तो मापोगे नहीं। ठीक है, क्या मेजर होगा? टेम्परेचर ही होगा। अब टेम्परेचर किसका मेजर करेंगे वो हमारा क्वेश्चन बनता है। तो किसका टेम्परेचर है? हमारे जो लीफ है हमारे प्लांट्स की, हमारी पत्तियां हैं, उसका टेम्परेचर इससे मेजर होता है। तो यहीं से इसी के साथ याद रखें बेटा, इससे क्या मेजर किया जाता है? पत्तियों का तापमान जो है वो मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका करेंगे? इंफ्रारेड थर्मोमीटर का। ठीक है, जो हमारा न्यूनतम तापमान है, मिनिमम टेम्परेचर है, उसको किससे मेजर करते हैं? थर्मोमीटर से। ठीक है, लेकिन वो थर्मोमीटर कौन सा होता है? मिनिमम थर्मोमीटर। ठीक है, न्यूनतम तापमापी। उसके अंदर क्या भरा जाता है? पारा नहीं भरा जाता। क्या भरा जाता है? अल्कोहल। ठीक है, उसको स्पिरिट भी कह सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है, मदिरा मत कह देना उसको। ठीक है, चलिए सेकंड हम बात करें मैक्सिमम थर्मोमीटर। किससे उससे क्या मेजर करेंगे? अधिकतम तापमान। उसमें क्या भरा जाता है? भरा जाता है। ठीक है, हाँ HG है। ठीक है, तो HG भर सकते हो। तो ये हमारे दोनों चीजें उसको याद रखना। कंफ्यूजन यही होता है मिनिमम थर्मोमीटर में क्या भरते हैं और मैक्सिमम में क्या भरते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं कि जब आपको बुखार आया तो डॉक्टर क्या करता है? थर्मोमीटर से टेस्ट करता है ना। ठीक है, उस टाइम उस थर्मोमीटर में क्या भरा जाता है? मर्क्यूरी रहती है, चमकती हुई सिल्वर कलर की, तो वो मर्क्यूरी है। तो मिनिमम में क्या भरेंगे? अल्कोहल भरेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो मिनिमम और मैक्सिमम थर्मोमीटर से बनता है वो ध्यान से सुनना। मिनिमम थर्मोमीटर की रेंज कितनी होती है? और मैक्सिमम थर्मोमीटर की रेंज कितनी होती है? 0 से तो कहना ही मत, क्योंकि टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है। ठीक है, अब बताओ। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ है? जी सर पढ़ा तो था, याद नहीं आ रहा अब धीरे धीरे। ओके, -45 से +55। और अगर बात करें मैक्सिमम थर्मोमीटर की तो अब उसकी बताओ फिर। वो भी वही है, बस डिफरेंस कितना है? 5 का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है बेटा? 5 का। ठीक है, एक में है -35, एक में है -40। याद रख सकते हो। ठीक है, अब एक बात बताओ, इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है? हाँ, -35 छोटी है, -40 बड़ी है ना? ठीक है, तो -40 जो है वो छोटी है, और यहां से लेकर आप कब तक मेजर करोगे? +50 तक। ठीक है, दूसरा हमारे पास -35 जो है उससे लेकर कितना करोगे? +55 तक। ठीक है, तो इसके आगे डिग्री सेंटीग्रेड लगा दो और कुछ नहीं करना। ठीक है, ये डिग्री सेंटीग्रेड लगा दिया तो ये हमारा क्या है बेटा? मिनिमम थर्मोमीटर। कौन सा है? ठीक है, और अगर इसकी बात करें ये हमारा क्या है? मैक्सिमम थर्मोमीटर। समझ में आ गई बात? हमें क्या करना है? सिर्फ वैल्यूज कंपेयर करनी है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। अगर आपने -35 को सबसे छोटी वैल्यू बता दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस के अंदर वैल्यू जितनी छोटी होती है वो इतनी बड़ी होती है। ठीक है, ये पता है आपको अच्छे से। चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा, इंफ्रारेड थर्मोमीटर जो है उसके लिए इतनी सी चीज ही याद रखना और कुछ नहीं। इसके अलावा हम बात करें और क्या चीज हम कर सकते हैं, तो वहां पर हम पौधों की संख्या बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? पौधों की संख्या बढ़ाकर।
ठीक है, या हम कह सकते हैं बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्लांट्स। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं उसको समझ लो। पूरा का पूरा हमारा जो खेत है, इस खेत में अगर हमने स्पेसिंग जो है वो इतनी रखी है, हमने पूरी क्रॉप जो है वो इस तरह से लगाई हुई है, तो हम क्या करते हैं पूरे खेत में एक छोटा सा प्लॉट जो है वो अलग बना लेते हैं। उसके अंदर हमारी जो स्पेसिंग होती है ना, वो स्पेसिंग हम पास में रखते हैं। ठीक है, इस तरह से एक छोटे से प्लॉट में स्पेसिंग कम रखी जाती है, मतलब प्लांट पॉपुलेशन वहां पर क्या होगी, ज्यादा होगी। यही हुआ। ठीक है, अब ये जो हमारा पूरा खेत है, इसमें पहले पानी की कमी होगी या इस प्लॉट में होगी? प्लॉट में होगी। ठीक है, तो प्लॉट में जैसे ही पौधे मुरझाने लगे, हमें पता लग जाएगी आगे आने वाले 3 से 5 दिन के अंदर इस पूरे फील्ड में भी पानी की जरूरत होने वाली है। तो हम क्या करते हैं, उसके लगभग 1 वीक के बाद हमारी पूरी फील्ड में इरिगेशन कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी हम यहाँ पर इनको पता लगा सकते हैं। कोई डाउट रहा इसके अंदर? नहीं, तो सिंपल है, पौधों के आधार पर तो कोई एक्स्ट्रा चीज याद ही नहीं रखनी। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो इंफ्रारेड थर्मोमीटर था, इसको याद रखना, इस पर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट अगर पौधे में पता लगानी है तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? पढ़ लिया हमने, राइस के अंदर ही पढ़ा है। कौन सा है? हाँ, अरे वो वही था, बिल्कुल वही था। अरे हाँ, वही, हाँ वो जो मैंने बताया था वही था, लीफ कलर चार्ट। कौन सा बेटा? ठीक है, तो वो क्या बताता है, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट और टेम्परेचर कौन बताएगा? लीफ का इंफ्रारेड थर्मोमीटर। ओके, चलिए, लिख लिया गया, जल्दी लिखो। कौन सा वाला बेटा? थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाले में क्या किया हमने, प्लांट्स की जो नंबर है वो हमने बढ़ा दी है। तो प्लांट से हमारा जो लॉस हो रहा है पानी का, वो किस फॉर्म में हो रहा है? वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन हो रहा है ना। अगर हमने किसी जगह ज्यादा पौधे लगा दिए तो वहां ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा ही होगा। ओके, अब पूरे के पूरे हमारे खेत के अंदर जो है वो स्पेसिंग उनकी बराबर है। हमने एक छोटा सा प्लॉट बनाया जिसके अंदर स्पेसिंग कम कर दी, पास पास में कर दी, तो वहां ज्यादा प्लांट हुआ है। ज्यादा प्लांट है तो ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा। तो अगर यहाँ पर पूरे खेत में पानी की कमी जब होगी तो पहले कहाँ पर होगी? इसी प्लॉट में ही होगी ना। तो जब इस प्लॉट में पौधे मुरझाने लगे तब हम पता लगा लेंगे कि आगे आने वाले 3 से 5 दिन के अंदर हमारी फील्ड में भी जरूरत होने वाली है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फिर हमारी फील्ड में इरिगेशन कर देते हैं। बस इतना सा है। ओके, ये सारे के सारे तीनों जो पॉइंट थे वो सिंपल थे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप जानते हैं अच्छे से, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? क्रांतिक अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांतिक अवस्था, या फिर आप इसको कह सकते हैं क्रिटिकल स्टेज। क्या कह सकते हैं बेटा? ओके, चलिए, क्रिटिकल स्टेज की डेफिनेशन कौन बताएगा? ओके, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है कि जब पौधे की वो स्टेज है जिस पर अगर आपने उसे पिला दिया तो उससे उसकी यील्ड जो है वो बहुत बढ़ जाएगी, और अगर आपने इरिगेशन नहीं दिया तो उसकी यील्ड कम हो जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल स्टेज या फिर क्रांतिक अवस्था कहते हैं। क्रांतिक अवस्था जो है वो आपके सारी क्रॉप्स के साथ आप पढ़ ही रहे, ठीक है, उसके अंदर आ जाएगा, इसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। बट कुछ हमारी मेजर क्रॉप्स है उसके लिए हमें पता होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ डिस्कस कर लें। तो पहली हम बात करें बेटा किसकी? गेहूं की। ठीक है, कौन सी क्रांतिक अवस्था है मुख्य इसकी? CRI। फुल फॉर्म क्या है इसका? ग्राउंड रूट इनिशिएशन। हिंदी में क्या कहेंगे? शीर्ष जड़ के जमने पर। ठीक है, इसके अंदर टोटल गेहूं में कितनी हमारी क्रांतिक अवस्था है? 6 है। पहली है CRI, दूसरी टिलरिंग या फिर कल्ले निकलना, तीसरी जॉइंटिंग या गांठें बनना, तीसरी पुष्पन या फ्लावरिंग, पांचवी दूधिया अवस्था या मिल्किंग, और छठी डब स्टेज या परिपक्व अवस्था। ठीक है, अगर हमारे पास एक सिंचाई है तो
कब करेंगे? 2 सिंचाई है तो CRI और पुष्पन अवस्था पर हम सिंचाई करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई? ये तो पता है सबको। अगर 3 है तो फिर CRI, लेट जॉइंटिंग और उसके बाद हमारी मिल्किंग स्टेज। ठीक है, ये हमने समझ लिया था, अच्छे से पता है। ओके, चलिए सेकंड हम बात करें बेटा किसके अंदर, धान के अंदर। तो हम क्या करेंगे? बूटिंग अवस्था। कौन सी अवस्था है बेटा? और बूटिंग अवस्था का दूसरा नाम क्या है? पुष्पन अवस्था, क्योंकि जब बूट लीफ निकलेगी तभी तो पेनिकल निकलेगा ना उसका। ठीक है, तभी तो पुष्पक्रम निकलेगा, तो हम उसको पुष्पक्रम अवस्था भी कह सकते हैं। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन हमसे पूछे हुए हैं, ICR ने भी पूछा हुआ है, तो उन्होंने नाम क्या माना है इसका? बूटिंग अवस्था। क्या नाम माना? ठीक है, बूट लीफ के बारे में बता दिया था, जानते हो बूट लीफ क्या होती है? ठीक है, जो लीफ सीधी चलती हुई क्या आती है? टेढ़ी चली जाती है, बिल्कुल हमारे पैर की तरह, हमारे जूते की तरह, इसीलिए उसको बूट लीफ कहा जाता है। तीसरी हम बात करेंगे बेटा किसकी? दलहनी फसलों की। किसकी बात करेंगे? दलहनी फसलों की। तो इसके अंदर हमें कब जरूरत होती है बेटा? एक तो पुष्पन अवस्था पर, और इसके अलावा फली बनने पर। ठीक है, जब फलियां बनने लगी है, जब उसमें दाने बनने लगे उस समय पर, और पुष्पन अवस्था पर हम क्या करते हैं? उसमें सिंचाई करते हैं। तो हम कह सकते हैं एक तो हमारी हो गई फ्लावरिंग स्टेज, और दूसरी जो हमारी स्टेज है वो कौन सी है? पॉड फॉर्मेशन स्टेज। कौन सी बेटा? पॉड फॉर्मेशन स्टेज पर हमको इरिगेशन करना है। लेकिन एक अपवाद आपको अच्छे से याद रखना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? चना कहते हैं। क्या कहते हैं? चना या ग्राम। उसके लिए हमें याद क्या रखना है बेटा? उसके अंदर हम क्या करते हैं? पुष्पन से पहले इरिगेशन करते हैं। कब करेंगे बेटा? और दूसरा इरिगेशन फली बनने पर करते हैं। ठीक है, उसके अंदर पुष्पन पर नहीं किया जाता इरिगेशन। कारण क्या है? उसमें फूल गिर जाते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। तो एक ही आपको अपवाद याद रखना है कि चना जो है उसके अंदर हमें पुष्पन से पहले, फ्लावरिंग से पहले इरिगेशन देना होता है। फ्लावरिंग टाइम पे इरिगेशन दे दिया, या वहाँ पर हल्की सी बारिश भी हो गई, तो उसकी वजह से फूल जो है वो गिर जाते हैं। और अभी जो बारिश हो रही है, जो पिछले 1-2-3 दिन के अंदर हुई है, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान कौन सी क्रॉप में हुआ? चने की क्रॉप में हुआ। और कौन सी फसल के लिए सबसे अच्छा हुआ? गेहूं के लिए। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करें बेटा इसके अंदर मक्का की, मेज की। तो मक्का के अंदर कौन कौन सी बेटा? वेरी गुड, टेस्लिंग और सिल्किंग। ठीक है, चलिए अगर मैंने कोई एक ही ऑप्शन में दे दिया, अलग अलग दे दिए इसको, टेस्लिंग भी दे दिया, सिल्किंग भी दे दिया, दोनों दे दिए, और कोई भी नहीं दे दिया, तब क्या करोगे? टेस्लिंग। क्या करना पड़ेगा? टेस्लिंग। ठीक है, क्योंकि टेसल जो है वो पहले निकलेगा और परिपक्व भी पहले होगा। और अगर आपने इरिगेशन टेस्लिंग पर नहीं दिया तो ये परिपक्व नहीं होगा, उसकी वजह से पॉलिनेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। इसीलिए हमें सबसे पहले इरिगेशन कब करना है? टेस्लिंग। ठीक है, इसके लिए क्वेश्चंस बहुत अलग अलग पूछे हुए हैं बेटा। क्वेश्चन सीधा पूछा हुआ है टेस्लिंग किसकी क्रांतिक अवस्था है? मक्का की। दूसरा एक क्वेश्चन पूछ लिया टेस्लिंग किस में होती है? मक्का में होती है। क्वेश्चन पूछा हुआ मक्का की क्रांतिक अवस्था कौन सी है? टेस्लिंग और सिल्किंग दोनों भी एक ही ऑप्शन में भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर अलग अलग ऑप्शन में नहीं दिए, एक ही साथ दिए, तब तो टेस्लिंग और सिल्किंग दोनों करना है, और अलग अलग दे दिए तब क्या करना है? टेस्लिंग करना है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करें बेटा सिक्स्थ, इसके अंदर हमारी जो इंपॉर्टेंट है, हम कह सकते हैं हमारी तिलहनी फसलें। कौन सी फसलें बेटा? तिलहनी फसलें, या फिर हमारी जो ऑयल सीड क्रॉप्स हैं। ठीक है, उनकी बात करें तो उसके अंदर भी हमें कब करना है बेटा? पुष्पन अवस्था, और दूसरा फली बनते समय। किस समय पर करना है? सेम वही जो दलहनी फसलों में है वो का वही है, बस एक स्पेशल याद रखना है जिसको हम क्या कहेंगे? मूंगफली। ठीक है, तो आपको सिंपल जो है वो एक ही याद रखना है 7 मूंगफली के लिए। उसमें हम कब करेंगे बेटा? ठीक है, कब करेंगे? पैकिंग स्टेज पर, और उसके बाद कब करेंगे? पॉड बनने की अवस्था पर। कब करेंगे? पॉड बनने की अवस्था पर, मतलब जब उसके सीड बन रहे हैं उस टाइम पर करनी है। तो एक यहाँ से भी आता है पैकिंग अवस्था किसके अंदर होती है? मूंगफली के अंदर। ठीक है, चलिए मेन जो है ये याद रखें। एक हमें जो स्पेशल और एक्स्ट्रा याद रखना है वो किसके बारे में?
शुगर केन या गन्ने के बारे में। शुगर केन के अंदर हमारी जो स्टेजेस हैं, ठीक है, उसके अंदर हमें पता है कि जो उसका जर्मिनेशन हो रहा है, अंकुरण हो रहा है, इंग्लिश मीडियम वाले कितना टाइम लगता है? 45 to 60 डेज नहीं है, 60 to 120 डेज था जर्मिनेशन, सॉरी 60 नहीं है बेटा, कितना है? ओके ठीक है 60 है, 2 महीने जो अपन कह रहे हैं 60 है। उसके बाद अगली स्टेज कौन सी आई? फॉर्मेटिव, बिल्कुल सही है, फॉर्मेटिव ही तो आई, ठीक है। फॉर्मेटिव के बाद ग्रोथ पीरियड जो है उसका ग्रैंड ग्रोथ पीरियड, और लास्ट में क्या आएगी? मैच्योरिटी, ठीक है। तो उसके अंदर हमारी सबसे बड़ी क्रिटिकल स्टेज कौन सी मानी जाती है? फॉर्मेटिव। कौन सी है? फॉर्मेटिव। ये हमें अच्छे से याद रखना है, सिर्फ एक सिंपल वर्ड के लिए याद रख लेना बेटा, कौन सी स्टेज है? फॉर्मेटिव अवस्था है। कौन सी अवस्था है? यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ है, इसी साल क्वेश्चन आया है जेट के अंदर कि जो गन्ना है या आलू है, अपन को क्वेश्चन पूछा था आलू के लिए, ठीक है। ब्लाइंड होइंग या अंधी गुड़ाई कौन सी फसल में की जाती है? गन्ना और आलू दोनों में की जाती है। कारण क्या है बेटा? कि इसके सीड को ग्रो होने के लिए लगभग 1.5 से 2 महीने का समय लगता है, तब तक हमारी क्रॉप ऊपर नहीं आएगी। कौन आएंगे? वीड आएंगे, ठीक है। और उन वीड को हम बिना देखे ही हटा देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? अंधी गुड़ाई या ब्लाइंड होइंग कहते हैं। तो 2 हमें क्रॉप्स याद रखनी है बस, एक तो गन्ना और एक आलू, दोनों के अंदर क्या करते हैं? अंधी गुड़ाई करते हैं। ये इस बार का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो पहले पूछा हुआ वो गन्ने से पूछा हुआ बेटा, कि गन्ने के अंदर जो पुष्पक्रम निकल रहा है, उसका फ्लावर जो निकल रहा है उसको क्या कहते हैं? एरो कहते हैं। तो एरोइंग कौन सी फसल में होती है? शुगर केन के अंदर। टेस्लिंग कौन सी फसल में? मक्का के अंदर, ठीक है। एक हम बात करते हैं जब चने की, तब आता है निपिंग। निपिंग किस में की जाती है? चने में। डी सकरिंग किस में की जाती है? केले में और तंबाकू में। हमने पढ़ा ना बेटा उसके अंदर, है ना। चलिए ओके, लिख लें इसको। लिख लिया क्या? साथ में लिख लिया। कितने अच्छे बच्चे हो तुम। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट बात करें बेटा, ये तो हमारी हो गई किसके? पौधे के आधार पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? हमारे मृदा के आधार पर। किसके आधार पर बात करेंगे? मृदा के आधार पर, सॉइल के आधार पर हमें बात करनी है, ठीक है। अब सॉइल के आधार पर हमारे पास 2 तरह के मेथड है। कितने तरह के? 2 तरह के। एक तो हमारे पास जो मेथड है बेटा वो कौन सा है? डायरेक्ट मेथड। कौन सा है? डायरेक्ट मेथड। और एक हमारे पास कौन सा? इनडायरेक्ट मेथड। कौन सा है? इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड को हम बोलते हैं हिंदी के अंदर अप्रत्यक्ष विधि। क्या बोलते हैं? नहीं, डायरेक्ट का मतलब आपको सिर्फ मॉइस्चर का जो कैलकुलेशन है वो पता चल रही है। डायरेक्ट का यही मतलब हुआ ना, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो यूज करोगे, आपको डायरेक्ट जो है मॉइस्चर का अमाउंट पता लग रहा है, तो वो डायरेक्ट मेथड है। क्या आपको उसमें दिखा किस तरह से किया? नहीं दिखा ना, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट को क्या लिखते हैं? अप्रत्यक्ष विधि कहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट के अंदर हम मिट्टी लेकर आएंगे, उसको गर्म करेंगे, फिर उसके बाद उसको कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें हम सारी चीजें देख पा रहे हैं कि क्या चीज हम कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, ठीक है। उसको अप्रत्यक्ष नहीं कहेंगे। डायरेक्ट को अप्रत्यक्ष कहा जाएगा और जो इनडायरेक्ट है उसको प्रत्यक्ष विधि कहा जाएगा, ठीक है। इसको याद रखना, ये बिल्कुल सही है, कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, ओके। चलिए इनडायरेक्ट मेथड की बात करें तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष विधि कहेंगे। क्या कहेंगे? मतलब जिसमें हम लंबी प्रोसेस अपना रहे हैं, जिसमें हम सारी चीजें देख कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम दूसरा नाम और देते हैं बेटा, इसको याद रखेंगे, ग्रेविमेट्रिक मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविमेट्रिक मेथड कहा जाता है। किसको? इनडायरेक्ट मेथड को, जो आपने डायरेक्टली नहीं किया है, ठीक है। पहले इसके अंदर हम समझ लें कि हमारा जो इनडायरेक्ट मेथड है वो कौन सा है? प्रत्यक्ष विधि है। उसके अंदर हमने किस तरह से यूज किया, ओके। तो इसका प्रोसेस बहुत सिंपल सा है, क्वेश्चन उसी प्रोसेस से पूछा हुआ है, ओके। हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर सबसे पहले खेत में जाकर हम गीली मृदा लेकर आते हैं, ठीक है।
जो गीली मिट्टी है वो लेकर आएंगे। अब ऐसा नहीं कि खेत में तो सर हमने 2 महीने से इरिगेशन ही नहीं किया तो मिट्टी गीली कैसे हुई, तो उसका जो रीज़न है वो आपका छुपा हुआ है 3 तरह के मॉइस्चर में जो आप सॉइल में पढ़ेंगे। एक होता है ग्रेविटेशनल वाटर, एक होता है कैपिलरी वाटर और एक होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। याद आया क्या? गुरुत्वाकर्षण जल, केशिकीय जल और आर्द्रता ग्राही जल। ठीक है, तो हमारी मिट्टी कितनी भी सूखी दिख रही हो उसके अंदर आर्द्रता ग्राही जल तो होता ही है। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर तो होगा ना, जो उसके पार्टिकल्स के चारों तरफ मौजूद है। ठीक है, इसीलिए हम उसको सूखा हुआ नहीं कह सकते। उसको सुखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे गर्म करना पड़ेगा ओवन में। ठीक है, तो जब भी हम खेत पर जाएंगे जो मृदा लेकर आएंगे वो कैसी होगी, गीली मृदा। हमें क्या करना है, उसको सुखाना है। फिर दोनों का हमें क्या करना है, वेट करना है और वेट करके फिर हमें पता लगाना है कि मॉइस्चर कितना है। और ये आपका इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनता है। इरिगेशन से पहला न्यूमेरिकल जो है वो यही है। ठीक है, इसकी बात कर लें तो यहाँ पर इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है बेटा उसकी बात करें, मॉइस्चर परसेंट या फिर हम बात करेंगे नमी के प्रतिशत की, कि हमारे मिट्टी के अंदर कितनी नमी है उसका पता कैसे लगाएं। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी गीली मृदा का भार है, ठीक है, उसमें से माइनस क्या करते हैं, सूखी मृदा का भार। ठीक है, और फिर इसको डिवाइड किससे करते हैं, वही इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने उल्टा कर दिया तो आंसर आएगा तो बहुत सही, गलत भी नहीं आएगा, लेकिन वो हमारा गलत आंसर होगा। ठीक है, और हमें पता भी नहीं लगता कि गलत हो गया। तो यहाँ पर याद रखेंगे नीचे किससे डिवाइड करेंगे बेटा, सूखी मृदा के भार से डिवाइड करेंगे और इनटू किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे तो परसेंट आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर सूखी मृदा की जगह गीली मृदा कर दिया ना तब भी आंसर आएगा, सही के बराबर ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा और वो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो याद क्या रखेंगे बेटा, ऊपर क्या करेंगे, गीली मृदा का भार माइनस सूखी मृदा का भार, नीचे डिवाइड किससे करेंगे, सूखी मृदा के भार से और इनटू किससे कर देंगे, 100 से। इंग्लिश में देख लें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, वेट ऑफ वेट सॉइल माइनस वेट ऑफ ड्राई सॉइल डिवाइड किससे करेंगे बेटा, हम इसको वेट ऑफ ड्राई सॉइल और इनटू किससे कर देंगे, 100 से। ठीक है, आ गई बात समझ में, सिंपल सा है। फॉर्मूला यही याद रखना और कुछ मत करना। अगर फॉर्मूला याद है तो गलत नहीं करोगे और फॉर्मूला भूल गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कह दिया है कि सर पहले तो गीली मृदा है फिर सूखी मृदा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सूखी मृदा आपने कहा कि इसको आप ओवन में गर्म करके फिर पता लगाओगे, तो ओवन में टेम्परेचर भी तो रखना पड़ेगा, होगा ना, तो वो टेम्परेचर कितना है ये क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए ध्यान रखें बेटा कि आप ओवन के अंदर जब इसको रखते हैं तो वहां पर जो तापमान रहता है वो कितना रहता है, 105 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना रहेगा बेटा, 105 डिग्री सेंटीग्रेड। कितनी देर के लिए वो भी हमें याद रखना है, लगभग 24 से 48 घंटे के लिए। कितनी देर के लिए, मतलब 1 से 2 दिन। आपको ओवन में उसको 1 से लेकर 2 दिन तक उसको रखेंगे तब जाकर वो मृदा सूखेगी। अगर उतनी टाइम के लिए नहीं रखा तो वो सॉइल जो है वो नहीं सूखेगी पूरी। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर आपसे पूछा हुआ बेटा एग्जाम के अंदर, जेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि मृदा को सुखाने के लिए ओवन ड्राई मेथड या हमारे इनडायरेक्ट मेथड के लिए कितने तापमान पर सुखाया जाता है, तो कितना आया, 105 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आपको अलग अलग दे देगा। हम जानते हैं पानी बॉईल हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ज़्यादातर बच्चे तो 100 डिग्री करे हैं। ठीक है, कई लोगों ने ऑटोक्लेव पढ़ा था, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा ना अपन ने, टिश्यू कल्चर में ऑटोक्लेव, उसमें कितना तापमान था बेटा, 120 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना था, 120 से 121 के आसपास रखते हैं, तो कई बच्चे 120 करके आ गए, और जिसने पढ़ा हुआ है वो कितना करके आया, बिल्कुल एग्जैक्ट 105 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, वैसे प्रैक्टिकली अपन इतना टेम्परेचर नहीं रखते हैं, बट फिर भी अपने बुक्स के हिसाब से ये टेम्परेचर जो है वो हमको याद रखना है। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लें इसके ऊपर। फॉर्मूला लिख लिया, चलो क्वेश्चन जो है वो लिखें।
लिख लिया ये? ओके चलो, क्वेश्चन हमारे पास जो है बेटा, क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन हमसे कहता है कि जो गीली मृदा है, ठीक है, गीली मृदा का भार कितना है? 200 ग्राम। कितना है? ठीक है, तो वेट सॉइल है, उसका जो वेट है वो 200 ग्राम दे दिया हमको। फिर हमने उसको सुखाया तो सूखी मृदा का भार आ गया बेटा 160 ग्राम। कितना आ गया? ठीक है, तो ये ड्राई सॉइल का वेट आ गया। ठीक है, इसके अंदर मॉइस्चर परसेंटेज कितना होगा? जो मैंने कॉन्सेप्ट लगाया था वो बहुत सिंपल सा था। 200 ग्राम तो क्या है? गीली मृदा का भार। 160 ग्राम क्या है? सूखी मृदा का भार। माइनस कर दो, आंसर आएगा नहीं आएगा? 20%। चलो, आंसर क्या आ गया? सीधा का सीधा 40% आंसर आ जाएगा। ओके, अरे ठीक है, चलो ठीक है, सॉल्व करके देख लेते हैं। फॉर्मूला याद है क्या? ठीक है, ऊपर क्या करना है? गीली मृदा का भार माइनस सूखी मृदा का भार। डिवाइड किससे करना है बेटा? सूखी मृदा के भार से, और इनटू किससे कर देना है? 100 से। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि यहाँ सूखी मृदा की जगह या तो गीली मृदा लिख देते हैं। ठीक है, नहीं तो मेरे वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। 200 में से 160 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन दिए होते हैं बेटा, एक ऑप्शन हमको दिया होता है 40%, दूसरा ऑप्शन दिया होता है 20%, तीसरा ऑप्शन दिया होता है 25% और चौथा ऑप्शन दिया होता है अपन को इसके अंदर 50%। ठीक है, तो चलिए ओके, सॉल्व करके देख लें। 200 में से 160 गए, कितना आया? डिवाइडेड बाय 160 इंटू क्या कर दिया? 100 कर दिया। ये कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा? 400 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, तो 16 का पहाड़ा आता होगा शायद। ठीक है, कितनी बार जाएगा बेटा? 25 बार। कितना जाएगा? ठीक है, इतना भी नहीं आता तो कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आता। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना याद करने की जरूरत नहीं है। डिवाइड कर लो आराम से, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, बचा कितना? 8, 16 पंजे 80, आ गया 25। ठीक है, कोई डाउट रहा इसके अंदर? आंसर सबसे ज्यादा जो बच्चे इसका निकालते हैं बेटा, वो आंसर निकालते हैं 20%। ठीक है, अब इसमें गलती कहां पर होती है वो समझ लो। अगर तुमने यहाँ पर सूखी मृदा की जगह गीली मृदा का भार रख दिया तो क्या होगा? ठीक है, तो उस चीज को भी समझ ले। यहाँ पर हमने कितना करा बेटा? 200 माइनस 160 डिवाइड किससे कर दिया? 200 से। इंटू क्या कर दिया? 100। ऊपर क्या रहा? 40, नीचे क्या आया बेटा? 200 इंटू क्या रहा? 100। 2 0 से 2 0 कट गए। 40 को 2 से डिवाइड करो, आ गया आंसर। कितना डिफरेंस है? बस। ठीक है, पर उससे हमारी पूरी दुनिया पलट जाती है। ठीक है, इसलिए हमें फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला मत भूलना बस। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, कोई डाउट किसी को इसमें? चलिए, नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करें कि ये तो हो गई हमारी इनडायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि। अब डायरेक्ट मेथड की बात करें तो डायरेक्ट मेथड के अंदर, डायरेक्ट मेथड में हमारे पास जो मेथड्स है उसकी बात कर ले। एक जो मेथड है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? टेंशियोमीटर। क्या बोलते हैं? टेंशियोमीटर विधि कहते हैं। ठीक है, टेंशियोमीटर जो है इसी को हम क्या बोलते हैं? ईरोमीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ईरोमीटर। टेंशियोमीटर या ईरोमीटर कहेंगे। दूसरी जो हम विधि यहाँ पर यूज करते हैं बेटा वो कौन सी है? जिप्सम ब्लॉक विधि। कौन सी है? जिप्सम ब्लॉक विधि। और तीसरी जो हम विधि यहाँ पर यूज करते हैं बेटा वो हमारी कौन सी है? इसके अंदर न्यूट्रॉन स्कैटरिंग विधि। कौन सी है? ठीक है, तो कितनी विधियां हैं हमारे पास? डायरेक्ट जो है वो 3 है।
ठीक है। एक तो है टेंसियोमीटर, एक है हमारे पास जिप्सम ब्लॉक और एक कौन सी है, न्यूट्रॉन स्कैटरिंग विधि, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास इसको न्यूट्रॉन स्कैटरिंग विधि भी कह सकते हो और आप यहाँ पर न्यूट्रॉन नमी मीटर विधि भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो बेटा, न्यूट्रॉन नमी मीटर विधि। तो जिप्सम ब्लॉक में आपने क्या उपयोग करा, जिप्सम ब्लॉक, ठीक है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है। टेंसियोमीटर है तो वो इंस्ट्रूमेंट है, और न्यूट्रॉन स्कैटरिंग विधि में न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर यूज करा, वो भी क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। आप इसको जब मृदा पर अप्लाई करोगे तो आपको डायरेक्ट मॉइस्चर की रीडिंग पता लग जाएगी। तो ये डायरेक्ट मेथड हुआ या नहीं हुआ, हुआ। हमने वहां पर मिट्टी लेकर आए, उसको 2 दिन तक तो सुखाया, फिर कैलकुलेट करके पता लगा रहे हैं, तो वो क्या है, इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक है। समझ में आ गया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस आ रहा है। आपके लिए क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा तैयार होता है बेटा यहाँ से, कि निम्न में से 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा कौन सी विधि है जो डायरेक्ट मेथड नहीं है। ओके, हमने 4 विधियां हैं वो डिस्कस करी बेटा। एक तो हमारी कौन सी, ग्रेविमेट्रिक विधि, एक टेंसियोमीटर, एक जिप्सम ब्लॉक और न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड, ठीक है। इन चारों में से कौन सी विधि डायरेक्ट विधि या फिर हमारी जो कह सकते हैं अप्रत्यक्ष विधि नहीं है? अब बताओ, ये जैसे ही नहीं आता है ना सर, तो क्वेश्चन जो है वो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। अगर मैं सीधा सीधा पूछ लेता कि इसमें से इनडायरेक्ट मेथड कौन सा है, तब तो सब कह देते कि सर जिसके अंदर इतनी मेहनत करी वो इनडायरेक्ट है, ग्रेविमेट्रिक मेथड है। पर मैंने क्या पूछ लिया कि डायरेक्ट मेथड नहीं है, तो उस टाइम पर सब, हाँ, ये 3 ही डायरेक्ट है बेटा, इसके अलावा जो भी होगा वो क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा, ठीक है। बस इतना सा हमारा आंसर है, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करें बेटा टेंसियोमीटर क्या होता है, तो टेंसियोमीटर के लिए कुछ चीजें हैं वो सुन लो। इसके अंदर क्या होता है बेटा, इस तरह से एक तो होता है कप, क्या होता है, कप, कप से जुड़ी हुई क्या होती है बेटा, एक ट्यूब होती है, ठीक है। और ये जो ट्यूब होती है ना, इसकी खास बात क्या है बेटा, कि इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक मीटर लगा हुआ होता है जो हमें नमी की मात्रा जो है वो बताता है, ठीक है। अब इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन आने वाला है ना वो यही से गलत होता है, ठीक है। आपने कभी ग्लास में पानी भरा है, ठीक है, उसके बाद ग्लास को हाथ ऊपर रख के उल्टा करा, फिर हाथ हटाया, हटा के देखो, हाँ, कागज रख के फिर कागज हटा दो, क्या पानी गिरता है क्या? हाँ, पानी नहीं गिरेगा, ठीक है। कागज आपने रख दिया, कागज उसी पे चिपक जाएगा, पानी नहीं गिरेगा, जबकि वो इतना भारी है आपका ग्लास जो है, उससे भी पानी नहीं गिरता, ठीक है। हम यहाँ पर वही काम करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो ध्यान से सुनना। यहाँ पर ये जो हमारा कप है बेटा, हम इसके अंदर क्या करते हैं, पानी भर देते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। इसको बाल्टी में डुबो के रखते हैं, जब कप पूरा ऊपर तक भर गया तब इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है। क्या अब पानी गिरेगा? नहीं गिरेगा, क्योंकि अब उसको पानी गिरने के लिए वहां पर हवा अंदर जाना जरूरी है, और ऊपर हवा ही नहीं है तो पानी कैसे जाएगा, ठीक है। नारियल के अंदर एक छेद करके सारा पानी निकालने की कोशिश करो, निकलेगा क्या? नहीं निकलता, उसके लिए 2 छेद करने पड़ते हैं, ठीक है, ताकि एक से हवा अंदर जाए, एक से जो उसका पानी है वो बाहर आए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करता है। इसका मतलब क्या हो गया, तुम घर में ऐसे नहीं करते होगे, किया करो, ये कारस्तानियाँ करना जरूरी है, बचपन इसी से गुजरता है, ठीक है। जब तक मम्मी से मार नहीं खाया तो क्या किया जिंदगी में। यहाँ पर कौन है मम्मी का लाडला? मम्मी ने मारा ही नहीं कभी, मारा खूब है, पर फिर भी हम लाडले हैं। हाँ, तो लाडलो एक चीज जो है वो समझ लो। अब हम इसके कप के अंदर जब पानी भर के और उसके बाद इसका कैप लगा देते हैं तो पानी नहीं गिरता। कारण क्या है कि यहाँ पर एयर अंदर नहीं जा पा रही है, पर हम क्या करते हैं, फिर इस कप को बाहर निकाल के अब सॉइल के अंदर इंसर्ट करते हैं, ठीक है, मृदा के अंदर लगाएंगे। तो अगर हमारी मृदा सूखी हुई है तो वो पानी खींचेगी या नहीं?
बिल्कुल खींचेगी। और जितनी ज्यादा कमी होगी पानी की मृदा उतना ही ज्यादा पानी खींचेगी या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही पानी यहाँ से बाहर मृदा इसको खींचती है ना बेटा, उसकी वजह से यहाँ पर पानी का लेवल जो है वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। और यहाँ पर क्या एयर आएगी, क्या आएगा, वैक्यूम आएगा। क्या आएगा, वैक्यूम, ठीक है। और उसी वैक्यूम की मात्रा कौन मापता है, ये मीटर मापता है। तो क्या यहाँ पर हमें मॉइस्चर की रीडिंग पता लगी, क्या वैक्यूम की पता लगी, किसकी पता लगी, वैक्यूम। और वैक्यूम क्या बता रहा है, जितना ज्यादा स्ट्रेंथ से, जितनी ज्यादा ताकत से हमारी मृदा पानी को खींचेगी, मतलब जितना तनाव होगा उतना वहां पर वैक्यूम ज्यादा बनेगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारा टेंशियोमीटर है वो कभी भी नमी की मात्रा ज्ञात नहीं करता है, ठीक है। ये किसकी मात्रा ज्ञात करता है बेटा, वेरी गुड, किसकी मात्रा ज्ञात करता है, मृदा नमी तनाव की मात्रा ज्ञात करता है। किसकी मात्रा, मृदा के नमी के तनाव की मात्रा ज्ञात करता है, मृदा की नमी की मात्रा ज्ञात नहीं करता है। ये चीज अच्छे से याद रख लेना, क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, ठीक है। इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे बेटा, सॉइल मॉइस्चर टेंशन। क्या कहेंगे, सॉइल मॉइस्चर टेंशन जो है उसको मेजर करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, टेंशियोमीटर है। समझ में आ गया आप, टेंशियोमीटर क्यों कहा, क्योंकि ये टेंशन को मेजर करता है, ठीक है। और टेंशन वो नहीं है जो तुम्हारे दिमाग में चल रही है, टेंशन वो है मतलब कितना खिंचाव जो है वो मृदा का पानी के प्रति है, ठीक है। समझ में आ गई बात। दूसरा, हम इसके लिए एक चीज और ध्यान रखते हैं बेटा, इसको हम कहाँ पर उपयोग करते हैं, रेतीली मृदाओं में उपयोग करते हैं। किस में उपयोग करते हैं बेटा, रेतीली मृदा में इसका उपयोग किया जाता है। कारण क्या है कि अगर मृदा जो है वो भारी मृदा है तो वो ज्यादा मॉइस्चर खींचेगी या कम, कम खींचेगी। भारी मृदा के अंदर पोरोसिटी या फिर जो आपका आप कहते हैं, क्या कह सकते हैं उसको, रंध्रावकाश, वो ज्यादा होता है कम होता है, किसने कहा कम होता है, पढ़ा हुआ है तुमने। ब्लैक सॉइल या फिर जो हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल है उसके अंदर पोरोसिटी सैंडी सॉइल से ज्यादा होती है कम होती है, ज्यादा होती है, कम नहीं होती है बेटा। उसके अंदर होती है ऑलमोस्ट 50%, रेतीली मृदाओं में होती है 35% के आसपास, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि बड़े जो रंध्र हैं वो कम है, लेकिन टोटल पोरोसिटी ज्यादा किसके अंदर है, हमारे जो भारी मृदा है उसके अंदर टोटल पोरोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो वो ज्यादा पानी खींचेगा और वो इतना पानी खींच लेता है कि ये कप ही खाली हो जाता है, ठीक है। और अगर कप खाली हो गया तो फिर यहां से एयर जो है वो अंदर चली जाएगी, क्या रीडिंग आएगी, क्या नहीं आएगी, क्योंकि रीडिंग तो किसकी आ रही है, वैक्यूम की। तो इसलिए याद रखना बेटा, रेतीली मृदाओं में इसका उपयोग करते हैं और भारी मृदाओं में उपयोगी नहीं होता, ओके। कारण क्या है बेटा कि ये मॉइस्चर टेंशन जो है, ये मॉइस्चर की जो टेंशन वहां पर क्रिएट हो रही है, जो तनाव है, उस तनाव को मेजर तो करता है, लेकिन इसकी रीडिंग कहां तक होती है उसको याद रखना बेटा। इसके अंदर जो हमारी रीडिंग है, ठीक है, वो रीडिंग कहां तक होती है, केवल -0.85 तक होती है। कहां तक होती है, -0.85 तक होती है। और हमारी भारी मृदाओं में मॉइस्चर टेंशन कई बार 5 या 8 तक भी पहुंच जाती है, ठीक है। तो क्या वो मेजर कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। इसीलिए इसका उपयोग भारी मृदाओं में नहीं किया जाता, सर्वाधिक उपयोग होगा रेतीली मृदाओं में, क्योंकि इसकी रीडिंग कहां तक होती है, -0.85 तक। और ये क्या मापता है बेटा, क्या मेजर करता है, मृदा में नमी का तनाव मापता है, मृदा नमी मापता नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई बात। 3 पॉइंट याद रखना और कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। चलो क्लियर है। नेक्स्ट बात करें बेटा, अगला हमारे पास क्या है, जिप्सम ब्लॉक विधि। कौन सी विधि है, जिप्सम ब्लॉक विधि। जिप्सम का फॉर्मूला बताना जरा। चलो ठीक है, क्या मैं जिप्सम को लवण कह सकता हूं, क्यों, क्योंकि CaSO4 है सर, कैल्शियम प्लस में है, सल्फेट माइनस में है, जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, ठीक है। लवण वही होता है जिसमें माइनस भी है और प्लस भी है, ठीक है। और लवण के लिए जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारा NaCl नमक ही हो,
ठीक है। लवण का मतलब है जिसमें दोनों चीजें हैं, एक एनायन और एक कैटायन, दोनों मिलते हैं तो उसको हम लवण कहते हैं, ठीक है। तो हमारा जो कैल्शियम सल्फेट है वो वास्तव में क्या है, लवण है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा नहीं करेगा, बिजली को पास होने देगा नहीं होने देगा, होने देगा, ठीक है। तो हमारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपके पानी के जो छोटे छोटे कण हैं, आपको पता है कि उनके ऊपर भी चार्ज होता है, होता है नहीं होता, नहीं होता क्या, माइनस चार्ज होता है ना थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। H2O लिखते हैं पर फिर भी बैलेंस नहीं होता, थोड़ा माइनस चार्ज है, ठीक है। आपको ये भी पता है मृदा के अंदर लवण भी है, ठीक है। अगर पानी की वजह से लवण टूट गए तो उनके ऊपर भी पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग हो जाएंगे। जैसा आप जानते हैं कि पानी के अंदर नमक घोल दो तो Na अलग हो जाता है और Cl अलग हो जाता है, ठीक है। इधर सुन लो थोड़ी देर, ये कॉन्सेप्ट काम का है, काम आएगा, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से आता है। अब हमारे पास सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर क्या है कि जिप्सम ब्लॉक हम यूज तो कर रहे हैं, कैसे करते हैं बेटा, कि हमारी जो मृदा है उस मृदा की जो सतह है उसके अंदर एक ब्लॉक इधर, एक ब्लॉक इधर, और बीच में यहाँ पर एक एमीटर लगा होता है जो क्या करता है, हमारे करंट की मात्रा मापता है कि इससे कितना करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक को प्लस मान लिया, एक को क्या मान लिया, माइनस, तो यहाँ पर जितना पानी होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी ना, ये बात सच है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मृदा नमी के बारे में पता लगाते हैं। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा आएगी मतलब उतना ज्यादा पानी इसके अंदर उपलब्ध है, समझ में आ गया। पर हमारा काम कौन बिगाड़ता है बेटा, लवण बिगाड़ते हैं, कौन, लवण, ठीक है। जो भी हमारे सॉल्ट है, जैसे सोडियम के साल्ट आ गए या कैल्शियम के कोई दूसरे साल्ट आ गए, अगर वो यहाँ पर उपलब्ध है तो क्या होगा, यहाँ पर हमने मान लिया Na प्लस भी है, Cl माइनस भी है, तो रीडिंग कम आएगी ज्यादा आएगी, इलेक्ट्रिसिटी और ज्यादा कंडक्ट होगी ना, तो रीडिंग ज्यादा आएगी कम आएगी, ज्यादा आएगी। तो क्या हमारी रीडिंग सही आई, क्या नहीं आई। तो एक लाइन में याद कर लेना, जिप्सम ब्लॉक विधि जो है इसका उपयोग कहां पर नहीं करते, लवणीय मृदा में अनुपयोगी होता है, ठीक है। इसको हम लवणीय मृदाओं में उपयोग नहीं करते, ठीक है। सिंपल सा इसके अंदर लिख लें, नॉट यूजफुल इन सैलाइन सॉइल्स, ठीक है। आप भारी मृदाओं में यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रेतीली मृदाओं में भी यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लवणीय मृदाओं में जहां पर सॉल्ट है वहां पर इसका यूज आपको नहीं करना है। समझ में आ गई बात, ठीक है, क्लियर है। लास्ट बात करें बेटा, इसके अंदर कौन सी हमारी न्यूट्रॉन स्कैटरिंग विधि, कौन सी विधि है, न्यूट्रॉन स्कैटरिंग विधि। दूसरा हमने इसको क्या कहा, न्यूट्रॉन नमी मीटर विधि, तो हम इसको कह सकते हैं न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर, क्या कहेंगे इसको, मॉइस्चर मीटर। अब बताओ बेटा ये किसकी मात्रा बताएगा हमको, मॉइस्चर की, किसकी बताएगा, मॉइस्चर की। डायरेक्टली ये मॉइस्चर बता देता है कि इतना % मॉइस्चर जो है वो हमारे लिए उपलब्ध है, तो अच्छी विधि है या नहीं। ये तो टेंशन बता रहा था, ये इलेक्ट्रिसिटी बता रहा है, ये सीधा क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, तो हमारे लिए काफी अच्छी है, ठीक है। तो हम कहेंगे सबसे तेज विधि कौन सी है, न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर, ठीक है। ये लिख लिया हो तो फिर इसके नीचे लिखे हैं हम आगे, लिख लिया गया, एक बार लिख लो। लिख लिया, किसने नहीं लिखा, 1 2 3, किस तरह से तो गाना बन जाएगा। कौन सा वाला, हाँ गाने तो तुम्हें सारे याद हैं, ये याद नहीं होगा बस, गाने तो बस नाम लो सर, अभी गाने तैयार हैं हमारे पास, है ना। गानों के बहाने ये भी याद कर लिया करो कभी। अच्छा, ऐसा कौन सा गाना है जिसमें मैथ्स के डिजिट और यूज हुए हैं, एक तो ये 1 2 3 वाला, और 1 2 का 4, और कौन सा 1 2 का 1, ऐसा नहीं है, इसकी गणित थोड़ी कमजोर है, इसकी गलती नहीं है।
चलो चलो आगे बात कर लें। तो न्यूट्रॉन नमी मीटर विधि हमारे लिए क्या होनी चाहिए बेटा? सबसे अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमें याद क्या रखनी है? पहली चीज कि नमी ज्ञात करने की सबसे तेज विधि कौन सी विधि बेटा? नमी ज्ञात करने की सबसे तेज विधि कौन सी है? न्यूट्रॉन नमी मीटर विधि। तो हम कह सकते हैं इट इज द फास्टेस्ट मेथड। कौन सा मेथड है बेटा? फास्टेस्ट मेथड टू डिटरमाइन द मॉइस्चर इन द सॉइल। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करें, अगली चीज हमें ध्यान क्या रखनी है? हमने नाम ही क्या लिखा है? न्यूट्रॉन लिखा है। न्यूट्रॉन कहाँ होता है? केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, बताओ न्यूट्रॉन का है। वेरी गुड, न्यूक्लियस के अंदर है। क्या न्यूट्रॉन अपने आप बाहर आ जाता है क्या? तो फिर वेट करना पड़ता है। उसके लिए जरूरी क्या है कि हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो। क्या जरूरी है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो। ठीक है, रेडियो एक्टिव का मतलब पता है? ठीक है, मतलब जिससे न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि वो बिल्कुल अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसका उपयोग कर रहे हैं बेटा? न्यूट्रॉन्स का उपयोग कर रहे हैं। उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ये क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर न्यूट्रॉन का एक स्रोत या फिर न्यूट्रॉन का सोर्स यूज करते हैं। वो कौन सा है बेटा? याद रखेंगे, बेरिलियम। कौन सा यूज करते हैं? बेरिलियम जो हमारा एलिमेंट है उसको हम न्यूट्रॉन का सोर्स जो है उसके रूप में यूज करते हैं। किस तरह से करते हैं देख लें। तो ये होता कुछ नहीं है, एक सिंपल सा बॉक्स होता है। क्या होता है बेटा? एक बॉक्स होता है। उस बॉक्स के अंदर एक प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म पर हम क्या रखते हैं? बेरिलियम रखते हैं। क्या रखते हैं? बेरिलियम। ठीक है, इसके यहाँ पर एक प्लेट रखी हुई होती है, एक प्लेट लगी होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर। क्या कहते हैं? ये क्या करता है? यहाँ से जितने भी न्यूट्रिएंट सॉइल के अंदर वापस बाहर जाएंगे, न्यूट्रॉन सॉरी, ठीक है, तो ये इन न्यूट्रॉन्स को क्या करता है? जब ये पानी के जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनसे टकराएंगे, किससे टकराएंगे? तो वहां पर नेगेटिव हमारा चार्ज होने की वजह से, ठीक है, वो क्या करते हैं? वापस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए आपने सुना होगा एक जो छोटी सी चीज है, वो लॉजिक यहां से पता लगता है कि जितने भी एटॉमिक पावर स्टेशन है, परमाणु बिजली संयंत्र है ना, तो परमाणु बिजली संयंत्र कहां पर बनाए जाते हैं? जिस जगह पर पानी होता है। ठीक है, क्यों बनाए जाते हैं बेटा? क्योंकि अगर वहां से न्यूट्रॉन्स बाहर निकल भी गए गलती से, तो भी वो पानी की वजह से वापस टकराकर वहीं पर आ जाते हैं। ठीक है, तो वो सेफ्टी के लिए रखा जाता है। तो हमारी मृदा में भी पानी उपलब्ध है। ठीक है, अब वहां पर ये न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं बेटा? हमारे जो पार्टिकल्स हैं उनसे टकराकर वापस कहाँ चले आते हैं? हमारी जो प्लेट है इसके पास। अब मृदा में जितने ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ज्यादा न्यूट्रॉन क्या होंगे? वापस आ जाएंगे। और जितने कम वहां पर पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे, ये न्यूट्रॉन्स क्या करेंगे? सॉइल से बाहर चले जाएंगे, ये वापस नहीं आएंगे। तो न्यूट्रॉन का जो वापस आने का काउंट है उससे पता लग जाता है कि यहाँ पर नमी कितनी है। ठीक है, और उसके लिए सिर्फ कुछ सेकंड्स का टाइम लगता है। ओके, अच्छी बात है। लेकिन एक बहुत बुरी बात इसके साथ जो है वो जुड़ी हुई है, वो कौन सी है बेटा? कि ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक विधि है। क्यों है बेटा? ठीक है, हम कह सकते हैं इट इज हैजार्डस और हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, ये ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल होती है। कारण क्या है बेटा? न्यूट्रॉन्स जो है, जिसने इसकी खोज करी थी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की, जो सबसे पहले यूरेनियम खोजा गया था, किसने खोजा था? यूरेनियम किसने खोजा था? यूरिया नहीं, यूरेनियम। मैरी क्यूरी, आपने चैप्टर भी पढ़ा होगा उनके नाम का हिंदी के अंदर, मैडम मैरी क्यूरी।
नहीं याद आया? कोई बात नहीं, पहले हमारे टाइम पर चलता था इनका जो चैप्टर था। तो मैडम मैरी क्यूरी ने खोज करी थी सबसे पहले रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम की, और सबसे जो बड़ी बात जो हुई वो ये कि उनकी डेथ जो है वो कैंसर से हुई। कारण क्या था? यूरेनियम, ठीक है, जिससे क्या निकलते थे? न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो ये जो हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो हमारी सेल्स में म्यूटेशन करते हैं, उत्परिवर्तन करते हैं, जिससे क्या होता है? कैंसर हो सकता है। इसीलिए ये मानव स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक विधि है। बात करें जेट की तो ये क्वेश्चन जो है बेटा वो एज इट इज पूछा हुआ है, मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक विधि कौन सी है? इसके अलावा कोई नहीं है, सिर्फ न्यूट्रॉन स्कैटरिंग विधि होती है, ठीक है। चलिए